चलिए भाई, कल मैं प्रोडक्शन के क्लास में आप लोगों को बताया था एनवायरनमेंट में है और कितने सेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार फटाफट 1 मिनट और बता देता हूँ क्योंकि अभी डेमो क्लास चल रहा है आप लोगों का। यूनिट 1 से लेकर के टोटल 8 तक यूनिट आपके पास 8 यूनिट अवेलेबल है इन्वायरमेंट में से मैंने कल बताया था 1 से 6 तक जो यूनिट है वो हमारा ईवीएस पेडागोजी वाला सेक्शन है। के बाद मैंने बताया था आपका 7th यूनिट जो है ये बायोलॉजी का पोर्शन है और 8वां वाला जो यूनिट है वो इकोलॉजी का, पर्यावरण में पारिस्थितिकी वाला जो टॉपिक है। हमारे पास टोटल 3 है यहाँ पर। 1 से 6 तक पर्यावरण पेडागोजी का पोर्शन है, उसके बाद 7वां बायोलॉजी का पोर्शन है और 8वां जो है आप लोगों का पर्यावरण या पारिस्थितिकी का पोर्शन। तो मैंने आप लोगों को अपना जो पढ़ाने का तरीका है वो बता दिया था। हम लोग पहले अपने आप को जानेंगे, उसके बाद हम अपने पर्यावरण को जानेंगे, उसके बाद सामाजिक जो नियम है, जो पेडागोजी का सेक्शन है उसको जानेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 पढ़ेंगे, फिर यूनिट 8 पढ़ेंगे, फिर 1 से 6 तक पूरा पेडागोजी को एक साथ पढ़ेंगे। तो मैं कल इसी क्रम में 1 क्या है करके मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था। 7th यूनिट में कौन-कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, हिडन रूप से कौन-कौन से टॉपिक है, वो सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को कल लिखा दिया था। ठीक हो ना सब लोग? अब उसी में मैंने एक्सप्लेन किया था बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि बायोलॉजी में हम लोग जीवन के बारे में पढ़ते हैं। जीवन क्या है? तो हम लोगों ने जीवन के लक्षणों पर पूरा डिटेल। अब हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं और जीवन के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को कोशिका के बेसिक जानकारी को दे रहा हूँ। कोशिका जो होता है वो क्या है आपको जानना जरूरी है। एग्जाम में प्रश्न आते हैं आते वो मायने नहीं रखता। अगर आपको शरीर के अंग तंत्र जानना है तो आपको कोशिका क्या है ये जानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में जैसे परिसंचरण तंत्र आप पढ़ोगे या आप तंत्रिका तंत्र पढ़ोगे तो तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन सेल पढ़ोगे आप लोग, तंत्रिका कोशिका। आप उत्सर्जन तंत्र पढ़ोगे तो किडनी की कोशिका में नेफ्रॉन पढ़ोगे, नेफ्रॉन भी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। तो कोशिका क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों को प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो बेसिक्स को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आज का क्लास हमारा रहेगा सेल पर बेस। आप लोग हेडिंग डालिए सेल या कोशिका। मैं समय शुरू कर रहा हूँ सेल या कोशिका से। सेल का थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं या इतिहास के बारे में। आप लोग बताओ मुझे कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नाम, सबसे पहले व्यक्ति का नाम जिन्होंने इसको खोजा था, डिस्कवरर। डिस्कवरर या इसको हम लोग हिंदी में खोज करता। सबसे पहले रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक नाम लिखेंगे। उन्होंने एक लकड़ी का जो टुकड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क, बॉटल वगैरह बंद करते हैं ना ढक्कन टाइप का लकड़ी का एक टुकड़ा लिया था, का छिलका को इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था। 1665 है तो उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, लेकिन स्वनिर्मित जो माइक्रोस्कोप है सभी लोगों के पास उस टाइम पीरियड अवेलेबल था, तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे जब उस लकड़ी को रखा तो उसके अंदर में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई।
कॉर्क में इस प्रकार के हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को दिखाई दिया हेक्सागोनल शेप में, षटकोण के आकार में संरचनाएं जो है उनको दिखाई दी, तो इसको नाम दिया गया था सेला, तो आगे चलकर से बदल जाता। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये तो एक लकड़ी कोशिका है। लकड़ी मतलब सूखा हुआ लकड़ी, डेड सेल है वो। अब जैसे कि ये लकड़ी है, कभी ना कभी ये जिंदा रहा होगा, कभी मर चुका है, सूख गया है, तो ये डेड सेल को इन्होंने, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया था कि इस प्रकार जो है कोशिका है, इससे पहले किसी ने बताया था इसको क्या बोलते हैं। लेकिन जीवित कोशिका को किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। मैं यहां पर लिखता हूं लिविंग सेल, लिविंग सेल या इसे हम लोग बोलते हैं जीवित कोशिका। और जीवित कोशिका को खोजने वाला व्यक्ति था लिवेनहॉक, पूरा नाम है इसका एंटोनी वॉन लिवेनहॉक इसका नाम है। इन्होंने 1674 के आसपास सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा। बैक्टीरिया या इसे हम जीवाणु। आप ध्यान रखना, जो बैक्टीरिया या जीवाणु है इसकी खोज एक्सीडेंटल हुआ है। पहले लिख लो फिर मैं कहानी बता। कई लोग बोलते हैं पानी में, बोलते हैं मिट्टी, दोनों स्टोरी। कहाँ हुआ है ये मैटर नहीं करता है, खोजा है ये मैटर करता है। हो गया, आगे बढ़े। सुनना कहानी है, बाकी लोग लिखो। दो कहानी, पहला कहानी बताता हूँ। लिवन हॉक जब अपने घर में जो गमला होता है उसमें पानी डाल रहे होते हैं, तो मिट्टी कटता है, पानी डालेंगे तो मिट्टी कटता है, तो वो मिट्टी को उसके तने के पास दबा देता है, व्यवस्थित कर देता है, हेड वॉश करके वो चला जाता है। तो उनके नाखून में थोड़ा सा मिट्टी फंसा रह जाता है। वो मिट्टी को जिज्ञासावश, चूंकि वो साइंटिस्ट थे तो जिज्ञासावश उन्होंने माइक्रोस्कोप में रखा और उसमें देखा कि क्या क्या दिखता है, चलो देखा। तो उसको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई दिए माइक्रोस्कोप में, ऐसे पूंछ वाला और ऐसे इसमें रोम थे। ये इस प्रकार के जीव दिखाई दिए, बहुत सारे छोटे छोटे। ये जीव जो था ये एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया था। है वो बैक्टीरिया रहे, कोई और जीव रहे, था ना, ये यहाँ से जीव। और ये जो जीवित कोशिका है ये बैक्टीरिया। जीवाणु कोशिका को जब ये खोज लेता है लिवेनहॉक, तब यहाँ से वो में कोशिकाओं की जो संभावना है उस पर काम होना। तो याद क्या रखना है, कोशिका के रॉबर्ट हुक, ये मृत कोशिका था। कोशिका के खोजकर्ता कौन है, लिवेनहॉक। दो व्यक्ति का, एक इसका कहानी है जीवित कोशिका पानी में, तो पानी वाला कहानी भी है, छोड़ दो। अब आगे बढ़, सबसे पहले मैं पादप कोशिका पढ़ाऊंगा, पादप कोशिका या प्लांट सेल। और प्लांट सेल का मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये सारे नामों को लिखूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक एक लाइन आपको लिखवाऊंगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन क्या पूछता था, कभी कभार आ गया तो, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, पहले का क्वेश्चन है, बहुत पहले का वन लाइनर। तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये क्वेश्चन, अब अगर आया तो वो प्रक्रिया पूछे, कौन सी प्रक्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है, समझ रहे हो। अब वो पूछेगा ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण में कितने एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो भी इसको स्टेटमेंट या कुड बेट। तो आपका जो प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, कठिन हो। आप लोगों को पता है ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, सूत्र। हाँ, 6H12O6। पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो इस कार्बन को बनाता है। एक कार्बन कौन से चक्र में बनता है बताओगे, केल्विन, केल्विन साइकिल में बनता है, E3 साइकिल में बनता है।
कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं और कैसे बनता है, करे क्या? चलिए मैं प्लांट सेल यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। सेल मैंने हेडिंग डाला है और इसके डाल रहा हूँ फिर से, प्लांट सेल, पादप कोशिका हम लोग कहते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे। बायोलॉजी या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप लोगों को किसी ना किसी प्रकार के डायग्राम का जो है सामना करना ही पड़ेगा। डायग्राम से ही याद भी हो जाए। गुड इवनिंग लाइव स्टूडेंट्स सर। चलिए एक डायग्राम में बनाता हूँ, आप लोग बना। एग्जाम निकालना है तो आप लोगों को सारे विषयों को समान रूप से करके पढ़ना पड़ेगा भाई। पेन से ही बनाएंगे रफली डायग्राम। डायग्राम बना के का क्या है फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम पहले आप लोग जो भी नाम मैं लिखूंगा सिंबॉलिक रहेगा, सांकेतिक। हम जो नाम लिखेंगे वही है वो, ऐसा मान के हम चलें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी। पहले नंबर पर लिखिएगा सेल मेम्ब्रेन। हम लोग इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। थोड़ा सा इसको, इसके लेयर को नीचे। नेक्स्ट लिखिएगा सेल वॉल। हम लोग बोलते हैं कोशिका। फिर नेक्स्ट लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला लिखिएगा, ये जो बोर्ड का ब्लैक पार्ट देख रहे हो, ऐसा ही ब्लैक पार्ट यहाँ पर भी दिख रहा है पूरा। ये जो ब्लैक पार्ट है ये जेली जैसे स्ट्रक्चर, मैं अभी आप लोगों को फोटो दिखाऊंगा डिजिटल वाला। इस जो ब्लैक पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। बोलते हैं हम लोग इसको कोशिका द्रव्य। और ये जो बीच में जो गोलाकार स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। यस। फिर ये बड़ा सा जो संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल या रिक्ता के नाम से जानते हैं। और ये जो बटरफ्लाई जैसे देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक में बोलेंगे अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका। और ये जो बहुत सारा गुच्छा देख रहे हो छोटे छोटे दानेदार, को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। या इसे हम कहते हैं हरित लवक। और
गोलाकार स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, या इसे हम कहते हैं गाल्जी काय। और इस छोटे छोटे दानेदार और संरचनाएं दिखाई दे रही है, को बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है। ये हो गया हमारा प्लांट सेल और उसके अंगों का नाम। सहायक शिक्षक वर्ग 3 वाला है, डेमो क्लास है स्टूडेंट्स। और इसमें इन्वायरमेंट का टॉपिक चल रहा है, ईवी का 7th यूनिट, 7वां चल रहा है। बना लिए क्या डायग्राम आप लोग? तो लोग डायग्राम बना लिए हैं, वो लोग भी ध्यान बना रहे हैं। कैसे हमारा शरीर और हमारा शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही पादप शरीर या प्लांट जो बॉडी होता है वो भी बना होता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, क्या हमारा जो शरीर बना है वो एक ही पार्ट से मिलकर बना है या एक प्रकार के अंगों से मिलकर बना है? जरूरी है। हमारे शरीर में क्या करोड़ों अरबों की संख्या में कोशिकाएं मौजूद है, उनके जुड़ने से बनी है? क्या कॉन्सेप्ट? आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग एक घर को बनाते हैं, एक घर को बनाते हैं तो क्या क्या सामान उपयोग में लाते हैं? बहुत सारा। मैं एग्जांपल देता हूँ, ईंट। हम लोग एक एक ईंट को व्यवस्थित तरीके से जमाते हैं, और जब एक एक ईंट को व्यवस्थित तरीके से जमा देते हैं तब हमें प्राप्त होता है दीवार। और जब चारों तरफ हम ऐसी संरचना बनाते हैं तो चार दीवारी बनता है और फाइनली घर बनता है। घर को प्लास्टर करने से पहले आप देखो, पूरा ईंट बना है, दिखता है ना? अगर हम एक एक ईंट को बाहर वापस निकाल दे तो घर की घर जो है ढह जाएगा। तो अगर हम लोग बोले वो जो घर है उसको बनाने वाला मुख्य संरचनात्मक पदार्थ कौन सा है, या मुख्य संरचनात्मक वस्तु कौन सा है, वैसे ही कोई भी जीव जब बनता है तो वो भी पदार्थों से बनता है। ये हम लोग कोशिका कहते हैं। ये कितना छोटा होता है? ईंट तो बहुत बड़ा होता है, कोशिका कितना छोटा होता है? माइक्रोस्कोप से देखोगे तब एक कोशिका दिखता है, कितना छोटा होता है। हम तो इतने बड़े हैं। तो हमारे शरीर का निर्माण अरबों बिलियंस में जब सेल मिल जाते हैं तब होता है। समझ रहे हो क्या? अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात एक चीज और है, वो भी आप लोग समझना। हाँ प्रेमलता, एक चीज इंटरेस्टिंग क्या है आप लोग समझिए। हमारे शरीर में एक सिंगल कोशिका है जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे, वो कोशिका अपने अंदर भी अपने शरीर के अंगों को छिपाकर रखता है। मतलब जैसे हम लोग श्वसन, पाचन, प्रजनन, उत्सर्जन सारी प्रक्रिया करते हैं ना, एक कोशिका भी वही करती है। क्या उसके अंग है? हमारे अंदर ब्लड पंप करने के लिए हार्ट है, हमारे अंदर भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र है। क्या उसके अंदर भी उसके अंगों को, कार्यों को करने के लिए कोई अंग है? हाँ, के अंदर भी अंग है। कौन कौन से है वो अंग? सब मैंने ना बेसिक। अब इनके अंगों का नाम मैंने लिख दिया है और उसके कार्यों को भी मैं यहाँ पर अभी तब आप एक कोशिका को समझोगे, और एक कोशिका को समझ गए आप पूरा प्लांट सेल करे क्या। एक फोटो में दिखा रहा हूँ डिजिटल मोड में। चलिए मैं एक डिजिटल इमेज दिखा रहा हूँ प्लांट सेल का। ये इसका क्लास चल रहा है लाइव स्टूडेंट्स।
चालू होता है। आप लोग मुझे बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है पौधों में? कौन सी जगह पर होता है? जगह का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट में समझ रहे हो ना? क्लोरोप्लास्ट कौन सा है इसमें? तो देखो, पौधे का जो पत्ती है ना, इसको मैं थोड़ा सा पीछे, पौधे का पत्ती अगर आप लोग देखोगे पीछे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे ना, तो ऐसी कोशिकाएं दिखेगी। यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन में, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। अगर मैं इसको बीच से काट दूं, ऐसे काट दूं इसको, अंदर कौन कौन से पार्ट है वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगे, सारे पार्ट इसके। अब जब ये सारे पार्ट यहाँ पर ओपन हो गए, तो मैं उस बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो हम लोगों ने लिखा है अभी, देखो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, तो हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। और इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक, जो सनलाइट को पकड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहीं पर होती है, यहीं पर पौधा जो है अपना भोजन बनाता है। इसको हम लोग किचन बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट सेल। हम लोग अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं ना। तो पेड़ पौधे अपना भोजन जहां बनाते हैं, उसको भी हम लोग उसका किचन कहेंगे। ये इसके सारे शारीरिक पार्ट है। रख है, ये बड़ा सा जो देख रहे हो ना, ये पानी भरा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, भरा हुआ है ना पानी, तो हम लोग वैक्यूल लिखे। हाँ, रिक्तिका नाम का रिक्तिका है, लेकिन उसमें भरा होता है पानी। और साइटोप्लाज्म में क्या है? ये जो येलो कलर का देख रहे हो ना पार्ट, पूरा जेली जैसा, ये साइटोप्लाज्म है। तो मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं इस आके आपको दिखाऊंगा कि ये क्या। चलिए वापस चलते। देखो, सबसे पहले आप लोगों को मैं सेल वॉल एक्सप्लेन, आप लोग अभी पूरा देखिएगा, इसको आप लिखना मत, मैं लिखाऊंगा एक एक। पहले समझ जाओ ये क्या है, उसके बाद आप लोग बताओ मुझे, वॉल या दीवार क्या करता है? रक्षा करता है। हमारे घर में वॉल या दीवार क्यों होता है? किसी चीज की रक्षा के लिए। यहाँ पर पादप कोशिका में सबसे पहले नंबर पर एक लेयर है जिसको सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होता है, कोशिका के अंदर जितने अंग है, इस इनर पार्ट को प्रोटेक्ट, जैसे हमारा हड्डी बोन, रिब केज जो है पसलियां, हमारे हार्ट और लंग्स को क्या करती है? रक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन देता है। अगर ये नहीं होता तो हम लोगों को इजीली चोट लग जाए। बचपन में खेलते कूदते हम लोग कई बार गिरे हैं, चोट हमारे डायरेक्ट चेस्ट में नहीं लगता है, बोन उसको क्या कर लेता है? रोक लेता है। वैसे ही सेल वॉल कोशिका के आंतरिक अंगों को सुरक्षा देने के लिए मौजूद होता है। ये बना होता है सेलुलोज से, आऊंगा सब अभी सुनिए। और सेलुलोज जो होता है एक प्रकार का बहुलक है, और ये काफी मजबूत संरचना को बना देता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक झिल्ली देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन नाम का। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है? तो कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ आएगा और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, क्या का नियंत्रण का झिल्ली। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, परासरण। तो परासरण, अंगूर किशमिश जो होता है, उसको जब पानी में हम डालते हैं, तो पानी को एब्जॉर्ब करके वो फूल जाता है। क्या उसमें कोई छेद होता है क्या? होता है ना। पानी रिस रिस के चला गया, आस्मोसिस बोलते हैं। तो आस्मोसिस की प्रक्रिया झिल्ली द्वारा पूरा किया जाता है, और कोई भी पदार्थ अंदर जाता है और बाहर आता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा घर? जन का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण होता है जन के द्वारा। आप लोगों को कल मैं श्वसन की प्रक्रिया बता रहा था ना। ग्लूकोज के एक अणु में जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ता है, तो हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। और जैसे ही वो ग्लूकोज का अणु जुड़ता है, वो एटीपी नामक ऊर्जा बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और पानी के जल के अणु पर बनते हैं। तो ये जो ऊर्जा है एटीपी, ये कहाँ पर संग्रहित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा मौजूद है, इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा, ये एग्जाम में नहीं,
लेकिन आपको बायो समझ के जानना जरूरी है। मैं क्या बताऊंगा इसमें आगे पढ़ोगे तब। माइटोकॉन्ड्रिया में वैक्यूल नहीं है, अब फिर सोचोगे सबको मैं। अब देखिए साइटोप्लाज्मा क्या होता है। साइटोप्लाज्मा इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। आप लोगों को अभी अभी मैंने दिखाया था, ये जो आप लोग कोशिका देख रहे हो में येलो कलर का जो पार्ट है पूरा, यहाँ पर झिल्ली आप लोगों को दिख रहा होगा येलो का, ये जो पार्ट है ये सारे अंग। जैसे इमेजिन करो एक कटोरी में खीर है गाढ़ा वाला, और ऊपर से आपने ऐसे काजू को काट के उसमें डाल दिया, फंस जाएगा ना बीच बीच में जाके, चिपक जाएगा। तो वैसे ही ये जो येलो पार्ट है, ये सारे ऑर्गन है। साइटोप्लाज्मा जितने भी कोशिका के अंग है, कोशिकांग बोलते हैं, वो एक जगह पर स्थिर रखता है, आपस में टकराने से बचाता है। अगला अगला जो पार्ट है वो कौन सा है, तो न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। आप लोग मुझे बताओ डीएनए कहाँ पर पाया जाता है ना, वाले पार्ट को हम लोग। और ये जो बीच वाला पार्ट है न्यूक्लियस, ये जब अपने आप को डिवाइड करते को वाली होती है, सेल डिवीजन, तब उस दौरान ये अंदर का जो पदार्थ है वो ऐसे धागे नुमा संरचना में बदल जाता है। इसके अंदर का पदार्थ, केंद्रक के अंदर का पदार्थ को क्या बोलते हैं, कोई बताओगे? क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं, क्रोमेटिन धागा। और यही क्रोमेटिन धागा आगे जाकर व्यवस्थित होकर कुछ प्रकार के संरचनाओं को बना देती। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम बोलते हैं, या हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं गुण। और इसके अंदर ये जो धागा देख रहे हो ना, यही जो धागा है वो क्या है, हमारे शरीर में मौजूद ये है डीएनए। और इन किसको बोलते हैं, को बोलते हैं जीन, अलादीन वाले, हमारे शरीर का जीन। जीन बोलते हैं डीएनए का कोई भी एक टुकड़ा जीन कहलाता है, कोई भी एक टुकड़ा। तो आप लोग देखो कोशिका में जो न्यूक्लियस है वहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ, जैसे डीएनए और आरएनए। तो कोशिका क्या करता है, कोशिका का केंद्रक क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थ को धारण करता है, अनुवांशिक पदार्थ को ये कैरी करता है, कि ये कोशिका के लक्षणों को नियंत्रित भी करता है। ये क्या करता है मैं आगे लिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अगला है वैक्यूल। अभी अभी मैंने बताया था पानी भरा वाला एक हिस्सा जिसको वैक्यूल कहा था, कि वही वैक्यूल है, पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, हमें नहीं। और काफी बड़ा होता है। क्या भरा होता है? पानी, पाचक रस, टाइम, ये सब भरा होता है। जरूरत पड़ने पर के अलग अलग हिस्सों को हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो शॉर्ट में बोलते हैं ई आर। ये क्या करता है, तो ये देखो बटरफ्लाई जैसे है, ये वसा और प्रोटीन कब कहां पर कैसे काम करेगा, कार्य कर, वसा और प्रोटीन के कार्यों का ये पालन करते हैं कोशिका के अंदर में। अब आ गया आपका क्लोरोप्लास्ट इस तरफ। ये क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के नाम से जाना जाता है, और सनलाइट जब इस पर पड़ता है, यही सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ये बांधता है, और उसी सनलाइट को ये कन्वर्ट करता है। आप लोगों को पता है प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है। कौन से प्रकाश? कोई भी प्रकाश चलेगा, समझ रहे हो, ध्यान रखना, कोई भी प्रकाश चलेगा।
पहले लोग नहीं जानते थे, पहले लोगों को लगता था सनलाइट में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, कोई भी लाइट चलेगा भाई, ध्यान रखना। हाँ, कोई भी लाइट, लाइट चाहिए उसको। हाँ, ये तो आप लोग देखो, हाँ, तो लोग नर्सरी लगाते हैं ना, जैसे किसी भी पौधे को फूल क्या चाहिए, कम से कम उसको, कई पौधे को ना 10,000 घंटा का लाइट चाहिए। 10,000 घंटा अगर लाइट मिल गया तो उसके बाद वो फूल खिले, तो 10,000 घंटा वो ग्रो करेगा, तो 500 घंटे का लाइट चाहिए। पौधे को फूल खिलाने के लिए 150 घंटे का लाइट चाहिए। एक दिन में कितने घंटे होंगे? रात मिला के 12 घंटे बस लाइट मिलेगा उसको, रात रहता है। क्या हो अगर हम लोग रात में भी लाइट जला दे, समझ रहे हो ना? वो 6 महीना में फूल खिलाने वाला पौधा 3 महीना में फूल आएगा कि नहीं खिलाएगा? तो ऐसे करके नर्सरी में पौधों को तैयार करते हैं। और जो और लेट करता है फिर हार्मोन, आप लोगों को, कि आप लोग देखना, गमले में छोटे छोटे पौधे जो वो फल फूल देते रहते हैं, लेकिन आप उसको लाते हो, करते फल फूल नहीं देता है। जन क्या है पता है? और छाँव पड़ रहा है ना, लोग तो लाइट जला के रखे, आपने उनको खुला इन्वायरमेंट दे दिया, रात में उसको लाइट नहीं मिलेगा, वो करेगा वो। 1 घंटे का जब तक उसको लाइट नहीं मिल जाएगा तब तक वो फूल देगा ना फल देगा। ये कॉन्सेप्ट है, अब आप लोगों को समझ आ रहा है? तो नर्सरी वाले छोटे-छोटे पौधे में फूल खिला के बैठे रहते हैं। सबके पास टेक्निक, आपको अगर एक बंद कमरे में जहाँ पर घड़ी नहीं है, खाने-पीने की सब सुविधा है, लेकिन वहाँ पर समय बताने वाला कोई गैजेट नहीं है आपके पास, ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए, तो आपको ना कुछ दिन बाद ना कितना बजा है दिन शायद ही भूल जाओगे। बाहर दिन चल रहा है कि रात समझ, धोखा अगर आपको दे दिया जा सकता है, पेड़-पौधों को भी दिया जा सकता है। समझ आया? तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है, कोई भी प्रकाश को ट्रैप करता है, और ये प्रकाश संश्लेषण को, और ये अपना, ये केवल प्लांट में पाया जाता है, जंतुओं में ये। अगला है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर मैंने बताया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? यहाँ पर इसके अंदर जो भी पदार्थ बनेगा वो एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे हाँ, ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करते हैं ना, यातायात को। वैसे ही हमारे कोशिका के अंदर ये किसी भी पदार्थ को लाने और ले जाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जल्दी जल्दी पर वो भुखाए बैठा है, कुछ एंजाइम है, तो चलो चलो जल्दी ट्रांसपोर्टेशन, ये इसको कोशिका का ट्रैफिक, गोल्जी बॉडी को परिवहन का कार्य करता है। अब कौन सा बच गया? राइबोसोम। कहीं पर भी राइबोसोम दिखा आपको, आप समझ, हाँ, प्रोटीन उत्पादन का काम, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। हो गया पूरा पादप कोशिका के अंदर का। मोटा मोटा समझ आ रहे हैं कुछ? अब आपको क्या करना है, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं, तो आप लोगों को याद करना। जैसे गणित बनाने के लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, समझो स्कूल में जब आप थे तब आप सीधा रटे थे ना, बिना कोई के रटे थे कि नहीं रटे थे? आपको थोड़ी पता था इसका यूज कैसे करना है आगे, बाद में जब आपको करना पड़ा तो जरूरत हुआ कि वैसा ही, तो केवल रट लो। रटना है, सेल मेम्ब्रेन मतलब परासरण का काम, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ऊर्जा निर्माण का काम, राइबोसोम मतलब प्रोटीन उत्पादन का काम, ये बस रट लो। बाकी आपको कभी भी, मैं इसी को आपको लिखवा, ठीक। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले सीक्वेंस मैं बताऊंगा। सबसे पहले हेडिंग डालिए क्लोरोप्लास्ट। 10 मिनट और बचा है, तो मैं एक जो पार्ट है जिसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं करता हूँ, आगे हम लोग अगली क्लास में। क्लोरोप्लास्ट हेडिंग डालिए क्या आप लोग?
थोड़ा समय क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं लिखा रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रक्रिया करेगा प्रकाश संश्लेषण, है ना, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये बनाएगा भोजन। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, बता दिया है ना, हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण का भोजन। कैसे होता है ये प्रक्रिया मैं आप लोगों को, आप लोग ध्यान से और मैं एक बार पढ़ाऊंगा, आप जीवन भर आपको याद रहे। ये है आप लोगों को, जहां तक हम लोग डिजिटल चीजों का उपयोग कर सकते करेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आप लोग जानते हो, क्या होता है, परिभाषा बताओ तो, कोई भी बताना चाहो तो बता सकते हो। चलिए मैं एक वीडियो चला रहा हूं, आप लोग केवल वीडियो देखना, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर उसको। और इस तरफ ध्यान से देख, ध्यान से देखना, अगर इसमें क्लियर नहीं दिखेगा ना तो आप लोग इसमें। पौधा प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, केवल वीडियो को देखना, शब्दों पर ध्यान मत देना, अगर देर तब भी कोई एक्सप्लेन करूंगा, आप कैसे होता है वो बस देखो। समझ आया कुछ, समझ आया देखने से। अब देखो भाई, यहाँ पर जो प्रक्रिया हुआ है यही फोटोसिंथेसिस, थोड़ा समय और यहाँ पर जो चीज बात कर, ये जो पौधे का जो पत्ता होता है, या जो हरे रंग का जो पत्ती है, का ऊपरी सतह को देखोगे तो ऊपरी सतह में एक लेयर होता है एपिडर्मिस का, फिर नीचे आप आओगे तो ये लंबा लंबा ना कॉलमनर सेल आपको दिखाई देगा। इसी सेल के अंदर में पाया जाता है क्लोरोफिल नामक एक और कोशिका का पार्ट। ये जो कोशिका का जो पार्ट होता है क्लोरोफिल, वो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, प्रकार से एक ओवल शेप। अभी आप लोगों को फोटो में मैं दिखाया था ना, गोल गोल ओवल शेप, यही है हमारा क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर में ये जो सिक्के जैसी संरचना आप लोग देख रहे हो ना, तो बोलते हैं थाइलेकॉइड। और इसी के अंदर में सिक्के जैसे संरचना के गैपिंग दिख रहा है आप लोगों को, ये गैपिंग जो होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो सिक्के जैसी संरचनाएं दिख रही है, एक साथ थैलेकॉइड बोलते हैं, लेकिन सिंगल को बोलते हैं ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट में मैं तो अभी डायग्राम बनाने वाला हूँ, तो इसका बनाने, और इसी में मैं इसके ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको बनाने वाला, आप लोग इस बनाना। फिर सनलाइट जब इस पर पड़ता है तो क्या होता है, इसमें लिखा नहीं है, मैं वहां पर लिख के बताऊंगा, और वहां मैं ये बताऊंगा कि इसमें से एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या?
बाकी चीजें हम लोग जरूरत पड़ने पर फिर वापस आके देखेंगे। चलिए वापस चलते हैं। और यहाँ पर जो आप लोग हेडिंग डाले हो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाता है, डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के लिए प्रक्रिया को आप लोग अच्छे से बना लो, एक स्तंभ बना लो। ये आपके चयन होने तक काम आएगा, इसलिए व्यवस्थित आइए। अंतिम रूप से चयनित होगे तब तक आप पढ़ोगे। ये अच्छे से बनाइए। एक प्लांट का मैं लीफ बना देता हूँ, सिंगल लीफ से काम चल जाएगा। और इस पर सनलाइट पड़ने का एक आरेख इस प्रकार से बना। अब ये जो पत्ती है, हरे रंग का जो पत्ती है, इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो हम लोग ले लेते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल का, जिसको हम लोग कास्ट कहा। छोटा सा हिस्सा, तो अगर माइक्रोस्कोप तो हमें ऐसे क्लोरोप्लास्ट दिख अभी जिस इसी के अंदर वो सिक्का जैसे संरचना बनाई है। बहुत सारा था, मैं तो हम लोग जिस जैसी संरचना को बोलते हैं थाइलेकॉइड। कारण में और अगर हम सिंगल संरचना की बात करें तब इसको ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना। और ये जो बोर्ड का ब्लैक पार्ट है वो बोलते हैं स्ट्रोमा। तो मतलब आंधी तूफान जब आता है तो काला पड़ जाता है बादल, आसमान काला हो जाता है, तो स्ट्रोमा से याद रखना इसको। स्ट्रोमा। ये इसके तीन नाम याद रखना, थाइलेकाइड, ग्रेना और स्ट्रोमा। और ये जो संरचना है ये कौन सी है? हरित लवक। हरित लवक है। मैं बनाऊं फिर मैं आगे बना लो और एक बॉक्स भी बना लेना है। एक बॉक्स बना लेना इसी साइड में, और एक तरफ लिखना ग्रेना और एक तरफ लिखना ग्रेना, और इस तरफ लिखिएगा स्टोमा। और इसी में मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ तक बनाइए डायग्राम। क्या बना लिए? बना लिए सब लोग? बस 2 मिनट और ले रहा हूँ, फिर बाकी चीजें क्लास में बता। थाइलेकाइड ना, ये जो ग्रुप ऑफ ग्रेना है, तो एक साथ इतने सारे बहुत सारे हैं तब थाइलेकॉइड बोलते हैं, लेकिन सिंगल को लेंगे तब ग्रेना बोलते हैं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब प्रक्रिया होता है, पत्ती में लाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट इसमें भी पड़ेगा, तो हम लोगों ने ऐसे बॉक्स जैसे बना दिया समझने के। कहाँ पर कौन कौन सा होगा प्रक्रिया को समझने के लिए ग्रेना को बॉक्स बना दिया मैंने, क्रोमा को बॉक्स। अब इस पर सनलाइट जैसे ही पड़ेगा क्या होगा, ध्यान से समझ। सनलाइट जैसे ही पड़ेगा इस पर, पानी जो है H2 ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा और ऑक्सीजन को बाहर भेज। यहाँ पर रोक। पानी जैसे ही सनलाइट पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, पानी टूट जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। यही जो ऑक्सीजन है हमारे श्वसन की प्रक्रिया में उपयोग जाती है।
वातावरण में। हाइड्रोजन को रोककर इन्होंने क्या किया, NADH। ये क्या होता है NADPH? ये एक फ्यूल है, ये एक ईंधन है। इसको हम लोग बोलते हैं, मैं इसका फुल फॉर्म लिख रहा हूं यहाँ पर नीचे, यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसका फुल फॉर्म, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये एक फ्यूल है और यहीं पर बनता है एटीपी। एटीपी को तो सब लोग जानते हो, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। दोनों ईंधन है भाई, दोनों ईंधन है, फ्यूल है। अब यही ईंधन आगे चल करके भोजन बनाएंगे। भोजन बनाने के लिए ना एक साइकिल चलेगा, शुरू करूंगा तो टाइम लगेगा समझ, यहाँ तक आप लोग समझ। एक काम जो हो रहा है ना, ये सनलाइट पड़ रहा है, सनलाइट पड़ता है तब होता है ये, लाइट के प्रेजेंस होता है, इसलिए इसको लाइट रिएक्ट लेना में हो रहा है, इसको लाइट रिएक्शन या प्रकाश ये जो अभिक्रिया है ये लाइट या प्रकाश की उपस्थिति नाम में क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान में प्रकाशीय अभिक्रिया में कौन कौन से उत्पाद बन, NADPH और O। आप लोगों को मैं इसका बनता है जब टेस्ट लूंगा तब बताऊंगा, आज तो हमारा दूसरा क्लास है, कल तो इंट्रोडक्शन में निकल गया था पढ़ने का, आज से जब आप एक आध यूनिट पढ़ लोगे तब मैं स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट आपका लूंगा। और ये सब नए पैटर्न पर आधारित है, पुराना वाला कुछ भी यहाँ पर हमारे पास नहीं है, सारा चीज लेटेस्ट। चलिए फिर क्लास में मिलते हैं।